हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरेड फिजिक्स बाय हरी सर। बच्चों आ जाइए फटाफट से और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10। और होप सो कि आपने मैंने जो लेक्चर नंबर 9 आपको दिया था, अपलोड किया था, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस की लिमिटेशन क्या है। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस आपको लिखाई थी, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहां पे करने वाले हैं फिजिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कंडीशन तो पता ही है, मैंने कंडीशन आपको कल बताई है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में। और डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन में मैंने आपको बताया था कि हम फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। किस सिचुएशन पे? पहली सिचुएशन कि जब एक फिजिकल पैरामीटर किसी दो डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करे या फिर डिफरेंट थ्री फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करे, तो हम डायमेंशन फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। और एक फिजिकल पैरामीटर जिस फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो डिपेंडेंट प्रोडक्ट टाइप होगा, किस टाइप होगा? प्रोडक्ट टाइप होगा, तो ही हम फिजिकल फॉर्मूले को इस डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दो कंडीशन आप अपने दिमाग में बैठाई रखिएगा, ठीक है। और आपको ये पता है ना कि लिमिटेशंस क्या है। अगर किसी फिजिकल रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाए, लॉगरिथम आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, या फिजिकल पैरामीटर के पावर के ऊपर कोई फिजिकल पैरामीटर आ जाए, या एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ आ जाए, इस तरह के हम फिजिकल रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। इसको हम किसी दूसरे मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं इसके ड्राइव करने के, बट इसको हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, इन सारे फंक्शंस को डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ड्राइव नहीं कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला यहां पे ड्राइव करेंगे जिसमें एक फिजिकल पैरामीटर मिनिमम दो फिजिकल पैरामीटर या मैक्सिमम तीन फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड होगा, तभी हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो फटाफट से पेन और कॉपी, अगर आप लोग ने नहीं निकाला तो ये आप लोग ने गलती की है। पेन और कॉपी निकालिए जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इस टॉपिक को समझिए। बच्चे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आईटी जेईई मेंस में और नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर किस तरह से आपको करना है। मैं 4-5 आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा, आप इसी बोर्ड पे आपके सामने न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा, ठीक है। देन इसके बाद इसी टॉपिक पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। अब ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आईटी जेईई मेंस और नीट में कैसे आते हैं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तो फिलहाल आप बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मुलेस देखिए, उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, क्योंकि अभी आपकी सीखने का टाइम है ना, लर्निंग टाइम है। तो जब आप उसको सीखेंगे तो कुछ इजी से सीखते हैं ना, आसान सीखेंगे, उसके बाद एक मॉडरेट सीखेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक इजी सा फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है बच्चे। देखिए, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई एट द इंस्टेंट करने जा रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से किसी फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव करना, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्किल। मतलब एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। इसका मतलब कि एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है बच्चे। ये जो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिएगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्किल डिपेंड्स ऑन। ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? द मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मास है m, उस पे डिपेंड कर रहा है। इट्स स्पीड v पे डिपेंड कर रहा है, एंड रेडियस ऑफ सर्किल r पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हमें सबसे पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए कि अगर एक पैरामीटर मैक्सिमम 3 पैरामीटर या मिनिमम 2 पैरामीटर पे डिपेंड करेगा तो ही हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से इस फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे। तो देखिए, एक फिजिकल पैरामीटर सेंट्रीपिटल फोर्स वो 3 फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल, इट्स स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है ना, एक पैरामीटर 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, 1, 2,
3। तो हम इसका मतलब ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई और हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से इस फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से ड्राइव कर ले जाएंगे। तो आपसे कह रहा है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स, इस फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करिए। तो बच्चे इसको कैसे करेंगे, फटाफट से पहले आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। अगर आपने कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप लोग एक बार जरूर से अपने से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल m and centripetal force is depend on the its speed of the particle v and centripetal force is depend upon the radius of circular path r। इन तीनों पे ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। the centripetal force depend on the mass of the particle, centripetal force depend on the speed of the particle in a circular path, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर। बोलो है कि नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ए बी और सी ऊपर लगा देंगे, चुपचाप क्या कर दीजिएगा, एम के ऊपर ए लगा दीजिए, वी के ऊपर बी लगा दीजिए, सी के ऊपर आर के ऊपर सी लगा दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये ए बी सी क्या है, बच्चे अगर आपको याद हो तो मैंने डायमेंशन जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस ए बी सी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास वेलोसिटी, मतलब स्पीड एंड रेडियस। बच्चे बताइए ये ए क्या है, मैं पूछूं ए क्या है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर डायमेंशन ऑफ फोर्स इन किसमें है, मास में, स्पीड में, रेडियस में, इन मास स्पीड एंड रेडियस। बताइए इजी है, तो इसका मतलब ए बी सी आपका क्या है बच्चे, डायमेंशन है किसका, फोर्स का, मास में, स्पीड में, रेडियस में। तो इसी ए बी सी को हमारा मेन टारगेट है, इसी ए बी सी को निकाल देंगे और ए बी सी को निकाल के हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमें एक बढ़िया सा फिजिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चे ये है आपका, अभी फिजिकल फॉर्मूला नहीं है, अभी तो जो क्वेश्चन ने बोला है हमने वो लिखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने लिख दिया। देखिए मास, स्पीड और रेडियस सब किसमें है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, तो हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने पहला स्टेप तो आपका हो गया, इसको आप इस इक्वेशन को आप मान लीजिए अल्फा, क्या मान लीजिए बच्चे, अल्फा मान लीजिए। अब आपका दूसरा काम क्या होगा, आपको पता है जब एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, व्हेन यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू एड अ कांस्टेंट कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यहां पे एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो फटाफट से इसको हम रफ कर दें, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने पहला इक्वेशन बना लिया। अब आप क्या करेंगे, जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं k। तो m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c आप एज इट इज लिखिए। बच्चे ये k क्या है, इसी k को बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यहां पे लिख लो, वेयर k इज व्हाट, k को बोलेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसके बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताता, डायमेंशन फेल टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दिस डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी वाली बात। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप तो ये हो गया, हमारा दूसरा स्टेप ये हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ऑन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चे, मतलब इज इक्वल टू के इस तरफ जो भी लिखा होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और इज इक्वल टू के उस तरफ जो लिखा होगा उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहां पे लिखेंगे टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ऑल क्वांटिटी ऐसे बोल दीजिए, या फिजिकल क्वांटिटी आपकी मर्जी, of all quantity on both side।
अब आप बात आती है सर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है बेटा, एफ फिजिकल क्वांटिटी है, एम फिजिकल क्वांटिटी है, वी फिजिकल क्वांटिटी है और आर फिजिकल क्वांटिटी है। के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। अब मुझे बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, डायमेंशन नहीं पूछ रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप बताएंगे सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t-2 होता है, मैं इज इक्वल टू को साइन लगाकर के लगा दूंगा, कोई दिक्कत। नाउ मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कैपिटल M, इसकी पावर हम क्या लिखेंगे a, देखो हमने a लिख दिया, और यहां पे किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ब्रैकेट लगाओ। बेटा v क्या है, स्पीड, और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है जरा सा फटाफट बताना। इसकी स्पीड की डायमेंशन होती है lt-1, और स्पीड के ऊपर क्या लिखा हुआ है b, तो आप b लिख दीजिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बच्चे r क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है l, और r के ऊपर पावर कितनी है c, आपने भी c लगा दिया, यहां तक तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। अच्छा, नाउ दैट्स रिप्लाइड का साइन लगाना मत भूलिएगा। अब आप क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, ml t-2 एज इट इज लिखेंगे, k लिखेंगे। अब देखिए बहुत ध्यान से, m के ऊपर पावर कितनी है a, तो आप यहां लिखेंगे m की पावर a है, l के ऊपर पावर कितनी है b, तो आप लिखेंगे l के ऊपर पावर कितनी है बच्चे b, और देखो यहां पे भी l के ऊपर पावर कितनी है c, तो यहां पे लिखेंगे l की पावर c, और डॉट का साइन लगाएंगे, t की पावर कितनी है -1, और यहां पे है b, तो आप लिखेंगे -b। होप सो कि ये तो आपको आता होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ a की पावर x इंटू a की पावर y, अगर दो बेस क्वांटिटीज अगर आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर x प्लस y हो जाता है ना, ये आपको पता होगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इजी है। नाउ अब देखिए, दैट्स रिप्लाइड ml t-2, k लिखेंगे, m की पावर a, नाउ देखो l की पावर b और l की पावर c क्या बन जाएगा, l की पावर b प्लस c, और ये हो जाएगा t की पावर -b। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हमारे पास पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था, अब हमारा चौथा स्टेप क्या है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप था, ये हमारा थर्ड स्टेप और हमारा फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, टू कंपेयर द पावर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की पावर को कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना, कंपेयर द पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप क्या लिखेंगे, टू कंपेयर द पावर ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूले की हमें क्या लिखना है, पावर को कंपेयर करना है। एक बात बताओ, मास की पावर a, यहां पे मास की पावर 1, तो हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1, इसको ब्रैकेट में लिख लो, बताओ कितना आसान है। अब देखो t की पावर -b, यहां पे है t की पावर -2, तो हम ये कह सकते हैं क्या बच्चे, -2 इज इक्वल टू -b, भाई देखो t की पावर -b है ना, और यहां पे t की पावर -2 है, तो दोनों पावर्स को आपस में बराबर करो। अरे तुम्हें पता होगा ना, अगर लिखा है x की पावर -2 एंड x की पावर -y, तो देखो x और x अगर बेस बराबर होता है तो इनकी पावर्स भी आपस में बराबर हो जाती हैं, तो -2 इज इक्वल टू -y हो जाता है ना, यहां से माइनस और माइनस हटा दो तो y कितना आ गया, 2 आ गया, ऐसे ही तो होता है ना। अब देखो -2 बराबर -b, इसका मतलब माइनस माइनस को कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चे, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2, कितना आसानी से आ गया, देखो b बराबर 2 आ गया, a की वैल्यू तुमने निकाल ली, b की वैल्यू तुमने निकाल ली। अब लिखा है l की पावर b प्लस c, और यहां पे l की पावर कितना है 1, तो बच्चे आप क्या लिखेंगे, b प्लस c इज इक्वल टू 1। देखो b की वैल्यू तुमने निकाल ली है, ये जो b की वैल्यू है यहां पे उठा के पुट कर दो, जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, या c इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और दैट्स रिप्लाइड इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1। तो बच्चे देखो c की वैल्यू देखो -1 नहीं +1 है ना। हाँ देखो एक मिनट ध्यान से, c को रोकेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपको कितनी निकल आई, c की वैल्यू आपकी आ गई -1, तो आपको सारी वैल्यूज निकल आई।
आपको ए की वैल्यू मिल गई, आपको बी की वैल्यू मिल गई, आपको सी की वैल्यू मिल गई। सारी वैल्यूज को उठाइए और उठाकर कहां पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 क्या होने वाला है? स्टेप नंबर 5 हमारा होगा पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन अल्फा। इस इक्वेशन अल्फा में ए बी सी की वैल्यू पुट करने पर, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन अल्फा। जब इक्वेशन अल्फा में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ रफ कर दें क्या? चलो कुछ रफ कर देते हैं ना, ये क्वेश्चन रफ कर दें, ये क्वेश्चन रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन का काम खत्म हो गया ना, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से करिएगा, बिल्कुल अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। मैं देखता हूं अक्सर बच्चे इस तरह की जो डेरिवेशन करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, वो बड़े अनसिस्टमैटिक तरीके से होता है और नंबर उनका कट जाता है। भले उन्होंने किया सही है लेकिन नंबर कट जाता है। जब आप ए बी सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ इज इक्वल टू के, ये इस इक्वेशन में पुट करिए, एफ इज इक्वल, अल्फा मतलब यही इक्वेशन है ना, यही तो इक्वेशन है। एफ इज इक्वल टू के एम की पावर ए की वैल्यू कितनी है? 1, वी की पावर बी कितना है? 2, आर की पावर सी कितना है? -1, तो आर की पावर -1। तो बच्चे एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, आर को नीचे ले जाएंगे आर, बोलो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। ये क्या आ गया आपके पास? फॉर्मूला। डायमेंशन की हेल्प से हम इतना तो निकाल लेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन ड्राइव दिस रिलेशन, बट व्हाट अबाउट के की वैल्यू कैसे निकालें? के की वैल्यू हम किसी दूसरे मेथड से निकालते हैं, डायमेंशन के मेथड से निकालते हैं। याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ के इज फाइंड बाय अदर मेथड्स। किसी दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, मैथमेटिकल मेथड होता है, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू को हम अदर मेथड से निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है k इज इक्वल टू 1। इस सिचुएशन पे k की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है बच्चे, इस k की वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर दीजिए। जब यहां पे पुट कर देंगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? f इज इक्वल टू m v square upon r. So this is the centripetal force, the formula of centripetal force. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। कैसे ड्राइव किया? बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आपने क्या किया? पहला स्टेप था कि जो क्वेश्चन दिया गया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द पार्टिकल पे, उसकी स्पीड पे और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे। तो हमने इस तरह से लिख दिया। फिर हमने m के ऊपर a लगा दिया, v के ऊपर b लगा दिया, r के ऊपर c लिख दिया। ये a b c क्या है? इनको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, स्पीड एंड रेडियस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को बच्चे, ठीक है ना। चलिए अब जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आप क्या लगाते हैं? कांस्टेंट k लगा देते हैं। आप कांस्टेंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अब k क्या है पता है ना? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। दिस k इज कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे? थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा? टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। जितनी भी क्वांटिटीज आपकी फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिख दीजिए। तो देखो फोर्स का तुमने लिखा mlt-2, k तो तुम्हारा डायमेंशनलेस, इसको छोड़ दो। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1 और r का डायमेंशन फॉर्मूला l, और m के ऊपर पावर a है तो हमने a b c एज इट इज लगा दिया। अब आप हमने क्या किया? m की पावर a कर दिया, l की पावर देखो b है और l की पावर c है, तो l की पावर क्या हो जाएगा? b प्लस c हो जाएगा, और t की पावर माइनस b हो जाएगा। t की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई कितना? b कितना होता है? -b होता है ना, तो t की पावर -b हो गया। अब हमारे पास चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है टू कंपेयर द पावर ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की पावर को कंपेयर करेंगे। पावर्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो देखो मास के ऊपर कितना लिखा है? a, और यहां पे भी क्या लिखा है? 1। तो a बराबर कितना हो गया? 1।
इसी तरह से t की पावर माइनस बी है और t की पावर माइनस टू है, तो माइनस बी बराबर माइनस टू हो जाएगा। तो माइनस टू बराबर माइनस बी, माइनस माइनस काट दिया मैंने, b बराबर टू आ गया, तो b की वैल्यू टू आ गई। अब देखिए l की पावर b प्लस सी बराबर l की पावर वन, तो b प्लस सी इज इक्वल टू वन। अब ये b कहां है, b है ये, उठा के यहां पुट कर दो, तो टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो c इज इक्वल टू वन माइनस टू और c इज इक्वल टू माइनस वन। बच्चे c की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब इस a b c की तीनों की वैल्यू उठाकर कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब तुम इसमें पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू के m की पावर वन, v की पावर टू, r की पावर माइनस वन। देखो m की पावर a था ना, a कितना निकला है बच्चे, a वन निकला है तो मैंने वन लिख दिया। v की पावर b कितना निकला है बच्चे टू, देखो मैंने v की पावर टू लिख दिया। इसी तरह से r की पावर क्या है बच्चे, देखो r की पावर c है ना, r की पावर c है ना, तो c कितना है माइनस वन, देखो मैंने माइनस वन लिख दिया। और जब पावर माइनस में होती है उसको हम कहां ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में ले गए, F बराबर के एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिल गया। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर के क्या है, के को बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते, मैंने कल ही आपको बताया था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन में इस के की वैल्यू को डायमेंशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो अब इस के की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, किसी दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, मैथमेटिकल मेथड है, बहुत ढेर सारे मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस सिचुएशन में जो के की वैल्यू आती है वो वन आती है। जब आप उठा के यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन आर। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा के दिखाता हूं और उसी का हम डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। बने रहिए बच्चे। बच्चे देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा इजी कराता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में नहीं आया है। बच्चे कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ये मेरे वादा है, मेरी गारंटी है। चलो एक छोटा सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है, इस बात का याद रखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वो डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, अर्थ के सरफेस में मूव कर रही है या हवा में मूव कर रही है या अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। बिलाल कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है उस बॉडी के मास पर। मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मास को हमने m से डिनोट किया है, एंड इट्स स्पीड v, मतलब उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मास पर और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करती है किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। आपसे कह रहा है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की मदद से इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करिए। तो बहुत आसान है, आपको हो सकता हो याद भी हो, k इज इक्वल टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर होता है ना। हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखिए, हम इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है बच्चे, हालांकि इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले को और कैसे ड्राइव कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं फटाफट से बता दीजिए। बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के मेथड से भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपसे कहा गया है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ड्राइव करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे या जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे या फिर जब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, तब मैं उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है बच्चे, चलिए अभी आप देखिए कि हम डायमेंशन की मदद से हम इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, बहुत आराम से। देखिए, आपको पता है किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है डिपेंड करता है किसी बॉडी के मास पर जो दिया गया है, और दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उस बॉडी की स्पीड पर। तो ठीक है भाई, अब पहली बात, पहली कंडीशन क्या थी, एक पैरामीटर कम से कम दो फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करना चाहिए, वो भी फिजिकल पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए। हाँ, पहली कंडीशन फुलफिल है, एक पैरामीटर दो अलग अलग फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तब हम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए बच्चे, अब क्या करेंगे, हम जब इसको कंबाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k इज प्रोपोर्शनल टू mv। क्या मिलेगा, k इज प्रोपोर्शनल टू mv। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, a और b लिख देना, m के ऊपर a लिख देना, v के ऊपर b लिख देना। अब कोई पूछेगा भाई ये a और b क्या है, तुमने a और b क्यों लिख दिया। अरे फॉर्मूले में जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही आए,
हो सकता हो v डिवाइड कर जाए, हो सकता हो v स्क्वायर में हो सकता हो v क्यूब में हो। तो हम क्या करेंगे, m की पावर a लिख देंगे, v की पावर b लिख देंगे और हम इस a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उठाकर पुट कर देंगे। अगर a और b 1 आ गया तो 1 1 कर देंगे, अगर a और b 2 2 आ गया तो 2 2 कर देंगे। तो जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही हम a और b की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आपका दूसरा काम क्या होगा, पहला काम होगा m की पावर a कर देना और v की पावर b कर देना। ठीक है, नाउ अब देखो बहुत ध्यान से, आपको पता है ना कि हमारा उसके बाद काम क्या है, जब एक साइन, जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट जोड़ते हो जिसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पे आप क्या जोड़ोगे, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में के ले लिया था तो यहां पे तो के हमने काइनेटिक एनर्जी को बोला है। तो अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट को आप किसी और नाम से ले लो, मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं वाई से। किससे ले लेते हैं, वाई से। तो बच्चे के इज इक्वल टू वाई एम वी, बोलो है कि नहीं, m की पावर a v की पावर b। अब यहां पे y क्या है, y को बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस y इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है। मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनल कांस्टेंट। दोनों अलग अलग बातें हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। चलिए, ये तो हमने कर लिया। अब हमारा दूसरा बात स्टेप क्या था कि हमें दोनों तरफ जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं हमें उनकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चे अब आप क्या करेंगे, इसको हम रफ कर दें, इसको यहां से हटा दें। चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं। चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। अब बात आती है कि सर यहां पे फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, के हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी, एम पता है, मास, वी स्पीड। ठीक है, सबकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो फटाफट बच्चे। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया ना, एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2t-2। तो तुम यहां पे क्या लिखोगे बच्चे, तुम यहां पे लिखोगे ml2t-2। तो तुम देख रहे हो, तुम्हें फिजिकल पैरामीटर की डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है ना बच्चे तो तुम नहीं कर पाओगे। m क्या है बच्चे, मास, और मास का क्या होता है, कैपिटल M, पावर क्या लगा देना, a। इसी तरह से v क्या होता है, स्पीड, और स्पीड में क्या लिखोगे, lt-1, पावर लगा देना b। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे ml2t-2 इज इक्वल टू y, तो कांस्टेंट है। अब आप एक ब्रैकेट लगाओगे बड़ा, m की पावर a और कहीं m है नहीं, l की पावर b और कहीं l है नहीं, t की पावर -1 इंटू बी कितना हो गया, -b हो गया। बोलो आसान है। अब इतना कर लिया, अब आपके पास क्या लिखोगे, कंपेयर द पावर्स, पावर्स को कंपेयर कर दो ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब पावर को कंपेयर करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, देखो m की पावर a, m की पावर 1, तो तुम्हें a बराबर कितना मिल गया, 1। कितना आसान है। l की पावर b, l की पावर 2, तो बच्चे b बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। बोलो, देखो t की पावर -b और t की पावर -2, समझ में आ रहा है क्या, t की पावर -b और t की पावर -2। तो बच्चा देखो तुम्हें क्या मिलेगा, -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना मिल गया, 2। तो b बराबर 2 तो हमें पहले से मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं। आपको a और b मिल गया, आपको a और b ही तो चाहिए था, तभी तो हम इस a b की वैल्यू को कहां रखेंगे, यहां पुट करेंगे। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर अल्फा। अब इसके बाद क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, आप लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन अल्फा। इस इक्वेशन अल्फा में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वाई m की पावर a, और a कितना है 1, तो बटा हमने यहां भी कर दिया 1, और v की पावर है b, v की पावर b, और b कितना है 2, तो यहां पे कर दिया हमने 2। कितना आ गया, k इज इक्वल टू वाई एम वी स्क्वायर। ये हम यहां तक तो कर लेंगे डायमेंशन, डायमेंशन बस यहां तक करके रुक जाता है।
डायमेंशन ने कहा बेटा हमने ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने ड्राइव कर दिया और ये y लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है y। डायमेंशन ने कहा मैंने ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने ड्राइव कर दिया है, अब हमें माफ करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं y की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड है, हम बहुत से मेथड यूज करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और यहां पे जो y की वैल्यू निकलती है, द वैल्यू ऑफ y इज 1/2। कितना निकलता है प्यारे बच्चे? y की वैल्यू 1/2 निकलती है। उठा के पुट करिए यहां पे तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 1/2 mv²। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। देखो कितना आसान है, कितना सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। इसी तरह से आपको सिस्टमैटिक तरीके से करना है अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाता हूं, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूं, फिर से मैं समझाता हूं। ठीक है बच्चे, तो देखिए बेटा, ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, और ये बहुत आसान है, हम इसको करके देखते हैं। तो पहले तो मेरा तो एडवाइस ये है कि आप वीडियो को पॉज करिए, पहले आप खुद सॉल्व करिए, उसके बाद अगर आप नहीं कर पाएंगे तब आप देखिए आप किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना चाहिए और आप कैसे सिस्टमैटिक वे से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी v ऑफ अ साउंड वेव। किसी साउंड वेव की जो वेलोसिटी है किसी मीडियम में, मान लो किसी मीडियम में साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही है, वो किस पे डिपेंड करती है? मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव किसी मीडियम में डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कॉमा डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेव की वेवलेंथ भी डिपेंड कर रही है। मे बी, उन्होंने बोला है ना, मे डिपेंड ऑन, तो याद रखिएगा किसी भी साउंड वेव की जो स्पीड या वेलोसिटी है किसी मीडियम में, मे डिपेंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेंसिटी एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द वेव। यूज मैथड ऑफ डायमेंशन टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर v। v क्या है? स्पीड या वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो पहले बच्चे, पहले वीडियो को आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। लेकिन बच्चे आपको फिजिकल पैरामीटर, जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स या क्वांटिटीज है ना, उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है ना, इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए किसी भी साउंड वेव की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है। साउंड वेव की वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। साउंड वेव की वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मे बी वेवलेंथ ऑफ द वेव, इस वेव की वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। यहां पे उसने पहले बोल दिया है मे बी, हो सकता है डिपेंड कर रही हो। और जब आप फॉर्मूला जब ड्राइव कर लेंगे, जब फाइनल आप डेरिवेशन लेकर आएंगे, तो हो सकता हो इन तीनों में से कोई एक टर्म मिसिंग हो, इन तीनों में से कोई एक टर्म मिसिंग हो, ये भी हो सकता है क्योंकि यहां पे बोल दिया गया है मे डिपेंड अपॉन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब एक पैरामीटर तीन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डायमेंशन की मदद से इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जब बेटा जब आप इसको कंबाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू e d और क्या है लैम्डा मिलेगा। अब आप दूसरा स्टेप क्या है? e की पावर a कर देना, d की पावर b कर देना, लैम्डा की पावर c कर देना। बस कितना आसान है। देखो अब क्या करोगे, अब आपको पता है जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहां पे आप क्या लगाते हो? कांस्टेंट। तो हम यहां पे कांस्टेंट ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। जरूरी नहीं है, आप वाई पी क्यू एम कुछ भी यूज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो के ई की पावर ए, डी की पावर बी और सी की लैम्डा की पावर सी, लैम्डा की पावर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे तुम मान लो इक्वेशन नंबर अल्फा मान लो। अब तुम्हारे पास दूसरा स्टेप क्या था, तुम्हें याद है? दूसरा स्टेप बच्चे आपने क्या किया था, कुछ याद है कि भूल गए? याद है ना, आपको क्या करना था? राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखिए। तो बच्चे v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस वन, लेकिन आप यहां पे मास को भी इंक्लूड करोगे m0 lt माइनस वन। हाँ चलिए देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है m0 lt माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगाइए, k है कांस्टेंट, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा E को बोलते हैं इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज मेरे लिए आप इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml माइनस वन टी माइनस टू। कितना होता है बच्चे? ml माइनस वन टी माइनस टू।
इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होता है। दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर हो सकता है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होंगी देयर, बट इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेस इक्वल हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ई का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml-1 t-2। अच्छा डी क्या है? डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l3 t l m ml-3 t0। यहां पे आप सारे टर्म्स को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-3 और t को आप इंट्रोड्यूस करो t की पावर 0। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और वेवलेंथ मतलब होता है लेंथ, तो ये है आपका l और ये हो गया इतना। अब ये इसकी पावर क्या लिखी है? a, तो ये लिख दो a। इसकी पावर क्या है? b, तो ये लिख दो b। और इसकी पावर क्या है? c, तो आप ये लिख दो c। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, चलो अब हम क्या करेंगे, m0 l t-1 के एज इट इज लिखो। देखो m कहां है? m यहां है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। तो m की पावर a, m की पावर a, m की पावर b प्लस b, कुछ नहीं है। दो बेस पैरामीटर, दो बेस क्वांटिटीज अगर आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो इनकी पावर्स को हमें जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, याद रखिएगा। डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन। l की पावर -a, l की पावर -3b, तो ये हो जाएगा l की पावर -a -3b। कितना आसान है, याद रखना -3b होगा, ठीक है, गलत मत कर देना। 3b, 3b, ठीक है। नाउ t की पावर -2a, t की पावर 0b, मतलब कोई मतलब नहीं, और यहां पे t तो है ही नहीं, इसका मतलब t की पावर -2a आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चे हमारा दूसरा स्टेप क्या था? आपको याद है हमारा दूसरा स्टेप क्या था? हमारा दूसरा स्टेप ये था, c कहां है? अच्छा ये है l की पावर c, l की पावर c कहां है? l की पावर c लिखना मैं भूल गया क्या? देखो यहाँ पे l की पावर c भी था ना, आप यहाँ पे लिखना भूल गए, तो आप एक काम करिए, देखिए l की पावर -a, l की पावर -3b और l की पावर c भी तो है ना, तो अब यहाँ क्या करेंगे? प्लस c भी लगाएंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नाउ t की पावर -2a, तो t की पावर -2a आपने लिख दिया, कोई दिक्कत। नाउ अब आपके पास इसके बाद कौन सा स्टेप है कि कंपेयरिंग द पावर्स, पावर्स की कंपेयरिंग करिए। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी, आई थिंक होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। t की पावर -2a है, ये कहां से आया? यहां से आया t की पावर -2a, और कहीं तो t है नहीं, ये तो 0 भी है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय b बिकम 0। तो कंपेयरिंग द पावर्स, पावर्स को कंपेयर करिए, क्या मिलेगा? देखो m की पावर 0 और m की पावर a प्लस बी, तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से देखना, t की पावर -1, t की पावर -2a, तो बच्चे -2a बराबर मिलेगा -1। कितना आसान है, -2a बराबर -1 मिला, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। पहली a की वैल्यू मिल गई 1/2। अब इस a की वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं, तो जब आप यहां पे पुट करोगे तो आपको b कितना मिलेगा? -1/2 मिल जाएगा। अब देखो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। a और b की वैल्यू आपने बहुत आसानी से निकाल ली। अब क्या करें गुरुजी, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो l बाकी है ना, l की पावर 1 है और यहां पे l की पावर देखो ये लिखा हुआ है, तो बच्चे -a -3b प्लस c इज इक्वल टू, ये पूरी पावर को किसके बराबर कर देंगे? l की पावर 1 के बराबर कर देंगे। अब a और b तो हमें पता ही है, c निकाल सकते हैं, चलो निकालो। माइनस a की वैल्यू कितनी है? 1/2, यहां लिखो 1/2 -3। बच्चे b की वैल्यू कितनी है? -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1। देखो दैट्स रिप्लाइड, ये हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 1। देखो 2 यहां से हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, और यहां बचेगा हमारा -1 प्लस 3, और -1 प्लस 3 कितना होता है? 2, और 2/2 कितना होता है? 1। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, और c कितना आ गया? 0। वाह भाई वाह, 0 का आ गया। c कितना आ गया? 0। a आ गया 1/2, b आ गया -1/2, और c कितना आ गया? 0। अब जब c अगर 0 आ गया, पुट करते हैं उठाकर, यहां पे फटाफट से पुट करिए। अब आपका हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा? पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन अल्फा। हाँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन अल्फा, मतलब इस ए बी सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फटाफट से पुट करिए। क्या आपको क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू के, और बच्चे e की पावर a,
और e की पावर a कितना है 1/2, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे e की पावर 1/2 डॉट, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, d की पावर b, और b कितना है -1/2, तो d की पावर हो गया -1/2, और लैम्डा की पावर कितना है c, और c कितना आ रहा है 0, तो यहां पे लिख दीजिए 0, और किसी के ऊपर पावर 0 होती है इसका मतलब कितना होता है 1, तो मतलब यहां से लैम्डा की पावर 0 आ रहा है, इसका मतलब लैम्डा का टर्म हट गया, खत्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है मीडियम में, साउंड वेव की वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन एनी मीडियम डू नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया? तो बच्चे बस आपके सामने ये मिल गया, ये -1/2 है, इसको नीचे लेके जाओ, तो v बराबर हो जाएगा k e की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई d की पावर 1/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, फटाफट सिंप्लीफाई मैं यहां करूं, मैं यहां कर देता हूं, v इज इक्वल टू k 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगाइए और e की पावर d। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन of velocity of sound wave with elasticity of medium and density of the medium। तो डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम यहां तक तो सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। होप सो कि आपने यहां तक सॉल्व कर लिया होगा। अगर यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार आप बताइए, ये किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम इज डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है बच्चे, बट इस के की वैल्यू को डायमेंशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब बात आती है सर इस के की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस के की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? वेट, यस अब ठीक है। तो यहां पे हमने देखिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव कर लिया वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का, और यहां पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जब हम यहां पे के की वैल्यू निकालते हैं तो के की वैल्यू आती है 1, याद रखिएगा। ठीक है, उठा के यहाँ पे पुट करिएगा तो बी जाएगा अंडर रूट के अंदर ई अपॉन डी, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी के टर्म्स में किसी भी साउंड वेव का ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी इसके बाद और भी फॉर्मूले होते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ हमारा टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, खैर वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम साउंड वेव पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल आप बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपने कैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, क्लियर है ना? चलिए अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। प्लीज बने रहिए बच्चे, बने रहिए, जाइए मत। देखिए आप अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके 2 क्वेश्चन आईटी जेईई मेंस के और नीट के तैयार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके देखो बोर्ड में तो नहीं, क्लास 11th के जब आपका फाइनल का पेपर होगा या आपका हाफ ईयरली का पेपर होगा तो आपके स्कूल के टीचर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली दे सकते हैं, याद रखिएगा। भले ये क्वेश्चन ना दें लेकिन डायमेंशन एनालिसिस पे आपको ये इस तरह का जो क्वेश्चन है जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी, टाइम, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टाइम ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, कोई प्लेनेट है उसके सन के चारों तरफ का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट में कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है उस ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड करता है, आर पे। दूसरा मास एम ऑफ द सन, वो सन के मास पे डिपेंड करता है, मतलब द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पे डिपेंड करता है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टी, मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड के लिए आपको क्या निकालना है? डेरिवेशन या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार बना के लिखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, होप सो कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है कि नहीं? अब वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मेरे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए मुझे फटाफट से। किसी भी प्लेनेट का सन के चारों तरफ जो टाइम पीरियड है, जिसे हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के रेडियस पे। दूसरी बात, टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सन, सन के मास पे,
and the time period of the revolution is depend upon the acceleration due to ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पे डिपेंड करता है। मतलब एक पैरामीटर तीन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई क्या? हाँ, कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से बहुत ही आराम से ड्राइव करेंगे बच्चे। तो जब आप तीनों को आप कंबाइंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? टी इज प्रोपोर्शनल टू एम जी आर। बोलिए कितना आसान है, इजी है। नाउ अब क्या करना है? एम की पावर ए लगा दो, जी की पावर बी लगा दो और आर की पावर सी लगा दो। अब उसके बाद हमारा क्या स्टेप है? जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट जोड़ते हो। यहां पे आप कांस्टेंट जो मर्जी चाहो वो जोड़ दो। सपोज हमने यहां पे के जोड़ दिया, के जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा एम की पावर ए एज इट इज, जी की पावर बी एज इट इज और आर की पावर सी एज इट इज। अब बच्चे आपका दूसरा स्टेप क्या था? फटाफट से बताइए, आपका दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप याद है कि भूल गए? याद है ना? टेकिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल पैरामीटर या ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। देखो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी, लेकिन आपको मास और लेंथ वो भी लिखना पड़ेगा। तो m0 l0 t, ये हो गया बेटा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू के। नाउ m है मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m और पावर कितनी है? a। अब बच्चे बात आती है g, g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर आपको g का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न नहीं कर रहे हैं। तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 l3 t-2। जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है? तो m-1 l3 t-2। अब बच्चे कहेंगे सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया कहां से? चलिए मैं आपको थोड़ा सा साइड में करके बता देता हूं। देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना। आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, r स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा fr स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। बोलो होगा कि नहीं? आपको फोर्स का पता है डायमेंशन कितना होता है? ये होता है mlt-2। समझ में आया क्या? ml-2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मतलब L2 डिवाइडेड बाय m इंटू एम मतलब मास का स्क्वायर। तो ये कर दो मास का स्क्वायर। अब तो ऊपर ले जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको जब करोगे तो आ जाएगा m-1 l3 t-2। अब बात आती है सर रेडियस का क्या होता है? पावर भी लिखना मत भूल जाना, ठीक है? नाउ r होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और रेडियस मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है l और l की पावर कर देना c। कितना आसान है बोलो। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिखो m0 l0 t इज इक्वल टू k। नाउ m की पावर a और m की पावर माइनस b, यहां पे तो m है ही नहीं तो आप क्या लिखोगे? m की पावर a माइनस b। बोलो कितना आसान है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब आ जाओ l पे, l की पावर 3b प्लस c, l की पावर 3b प्लस c। फिर आ जाओ t की पावर माइनस 2b, यहां पे और कहीं t है? कहीं t नहीं है तो t की पावर माइनस 2b लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो। बस और क्या किया मैंने? समझ में आ गया क्या? नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर की कंपेयरिंग करो। चलो कंपेयर करते हैं, यहां पे कंपेयर करते हैं, ठीक है? चलो यहां पे कंपेयर करते हैं। देखो m की पावर 0 है और यहां पे m कितना है? a माइनस बी। तो बच्चे हम कह सकते हैं क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखो t की पावर कितना है? माइनस 2b और यहां पे t की पावर कितना है? 1। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि माइनस 2b इज इक्वल टू 1। देखो t की पावर माइनस 2b है ना और यहां पे t की पावर कितनी है? 1। तो माइनस 2b इज इक्वल टू 1। तो यहां से b कितना निकल आएगा? माइनस 1/2 निकल आएगा। बोलो निकल आएगा कि नहीं? इस b की वैल्यू, इस b की वैल्यू को जब यहां पे रखोगे, सुनो, इस b की वैल्यू को जब यहां पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1/2 आ जाएगी। बोलो कितना आसान है? अरे ये तो कैलकुलेशन तो करना आता होगा बेटा तुम लोगों को ना। b की वैल्यू को यहां पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जब ये टर्म उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब बचा है हमारा l, l की पावर है 3b प्लस c और यहां पे l की पावर है 0। पावर का कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा? 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बात आती है सर b तो निकल गया, माइनस 1/2 उठा के पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3, b कितना है?
-1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को हम उधर लेके जाएंगे तो सी बराबर आ जाएगा 3/2। बताइए बच्चे आपके पास क्या क्या आ गया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपके पास आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना है। आपके सामने ये इक्वेशन लिखा था, क्या सामने इक्वेशन लिखा था, ये ए बी सी की वैल्यू को यहां पुट कर देना, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ए कहां है, ये बी सी में पुट कर दो। तो जब पुट करोगे बताओ क्या आ जाएगा, फटाफट से हम इस क्वेश्चन को रफ कर दें। हम इस क्वेश्चन को रफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से हम इस क्वेश्चन को रफ करने जा रहे हैं। इसको बार बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, फिर से मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन। इसको आप मान लीजिए कुछ, इसे आप इक्वेशन अल्फा मान लीजिए, इक्वेशन अल्फा में। चलो t इज इक्वल टू के m की पावर a कितना है, -1/2। बोलो ठीक है क्या, -1/2 डॉट मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। g की पावर b, और g की पावर b में b कितना है, -1/2 डॉट r की पावर c कितना है, 3/2। बोलो ठीक है क्या, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू के, ये दोनों नीचे चला जाएगा तो होगा r की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय m की पावर 1/2 डॉट g की पावर 1/2। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत ही नहीं, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को। अब बताती है भाई, ये तो हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा k की पावर k r की पावर 3/2। देखिए ये 1/2 है ना, मतलब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, mg, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में, mg आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, होप्सो की क्लियर हो रहा होगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। चलिए अब एक बात बताइए मुझे, ये तो हमने ड्राइव कर लिया डायमेंशन से, k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम साहब k की वैल्यू क्या निकालने। अब बात आती है सर k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है जब हम इसको मैथमेटिकली निकालते हैं या इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हेयर द वैल्यू ऑफ k इज 4 पाई स्क्वायर। कितनी होती है बच्चे, 4 पाई स्क्वायर होती है। तो जब आप k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3/2 अंडर रूट के अंदर mg। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑफ मास m। r small r is the radius of the orbit and capital G is the universal gravitational constant। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब बात आती है कि सन का मास तो कांस्टेंट होता है और कैपिटल जी भी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर का पूरा टर्म कांस्टेंट है, 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। जब आप यहां पे 2 को इधर भेजोगे तो आपको मिलेगा t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इट इज कॉल्ड कैपलर्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, कैपलर्स लॉ का फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब किसी भी प्लेनेट का सन के चारों तरफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, याद रखिएगा ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा ठीक है। तो आपने कैसे निकाला आपको समझ में आ गया, ओवरऑल आपको ये पता चल गया कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3/2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर mg। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप स्टार बना के बार बार सॉल्व करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन आपको और कराने वाला हूं, तैयार रहिए। तो बच्चों देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अभी तक शायद समझ में नहीं आया है, होप सो कि कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब आपको समझ में आएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए जरूर से, ठीक है बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया है, इसको आप एफ से डिनोट कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करती है,
टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उस पर डिपेंड करती है। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एंड मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है, जिसको हमने स्मॉल एम से डिनोट किया है। आपको कहा जा रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चे आप इसको कैसे करेंगे, आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। अगर आपने इसको नहीं किया है तो पहले आप क्या करिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आप खुद से प्रैक्टिस करिए। कह रहा है किसी भी स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है, इज डिपेंड ऑन, इज डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है टेंशन पे। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है। इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। जब आप तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, तो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी एम। ये क्या है, एल टी एम, एल टी एम। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टी एम। यहाँ पे एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टी है टेंशन इन स्ट्रिंग और एम है मास पर यूनिट लेंथ। इसी को हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। तो अब आपको पता ही है क्या करना है, अब आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, एक कांस्टेंट को जोड़ना है। तो अब आप क्या करिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, फिर आप एल टी एम, आपको पता है ना एल की पावर क्या लिखते हैं, ए, टी की पावर बी और एम की पावर सी लिख देते हैं। और ए बी सी क्या है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन लेंथ, टाइम, लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ पे इसकी डायमेंशन है। तो बस अब आप इसको ए करिए, बी करिए, सी करिए। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर अल्फा। दूसरा स्टेप क्या होता था, दूसरा स्टेप होता था अब दोनों साइड के पैरामीटर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप लिखेंगे राइट द डायमेंशन फॉर्मूला, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। बच्चे ये के क्या है, ये के फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम इस के की कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, के को एज इट इज छोड़ देंगे। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन इज इक्वल टू के। नाउ अब बताइए, एल है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल, इसकी पावर हम लिखेंगे ए। और टी है टेंशन, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, इसकी पावर लिखेंगे बी। इसी तरह से यहाँ पे है एम, और एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल माइनस वन हो जाएगी, पावर सी लिख देंगे। बस अब इसके बाद तो आपको पता ही क्या करना है, दैट्स राइट का साइन लगाइए, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू के। देखिए मास कहाँ कहाँ पे है, मास ये है, एक मास ये है। तो m की पावर b और m की पावर c, तो क्या हो जाएगा m की पावर b प्लस सी डॉट, l की पावर a, l की पावर b, l की पावर माइनस c। तो l की पावर a प्लस l की पावर b माइनस l की पावर c। बताइए कितना आसान है। और t कहाँ पे है, t यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस टू बी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है पावर्स का। तो आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स को कंपेयर करिए। देखिए m की पावर जीरो, यहाँ पे m की पावर कितनी, b प्लस सी। तो हम कहाँ करते हैं, हम इसको यहाँ कर देते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा b प्लस सी, b प्लस सी। देखिए m की पावर b प्लस सी और m की पावर जीरो, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, इसी तरह से देखिए t की पावर माइनस टू बी, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू बी, टी की पावर माइनस वन। तो आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस टू बी, माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से आपको माइनस माइनस कैंसिल हो गया और b कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा। और इस b की वैल्यू को यहाँ पुट करिएगा तो c कितना निकल आएगा, c निकल आएगा माइनस वन बाई टू। तो देखिए यहाँ से आपको c की वैल्यू भी आ गई। तो b की वैल्यू आ गई प्लस वन बाई टू और c की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। नाउ अब देखिए
एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी और एल की पावर 0। चलिए करते हैं। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। और आपको सबकी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की सी की नहीं, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए बी कितना है +1/2 माइनस, और सी कितना है -1/2 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ ए प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, और 1/2 प्लस 1/2 1, तो ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। मतलब आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। और अब तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन अल्फा में पुट करेंगे। चलिए हम पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू इन इक्वेशन अल्फा। तो मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, चलिए ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन को रफ करना बेहतर है। मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन अल्फा। इक्वेशन अगर अल्फा में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के एल की पावर ए, है ना, और एल की पावर कितनी थी ए, तो एल की पावर ए कितना है 1 -1, ये -1 हो गया, ठीक है। टी की पावर बी, और बी कितना है 1/2, और है एम की पावर सी कितना है -1/2। तो बताइए कितना आ जाएगा, दैट्स रिप्लाइड का साइन लगाइए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एल को ले लीजिए रेसिप्रोकल में, तो के अपॉन एल, टी की पावर 1/2 और एम की पावर -1/2, तो ये टी की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा एम की पावर 1/2। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, के अपॉन एल अंडर रूट के अंदर टी अपॉन एम। बताइए, ये बन गया फिजिक्स का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। बट मैथमेटिकली जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो के की वैल्यू आती है 1, याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एफ इज इक्वल न्यू इज इक्वल टू 1/L अंडर रूट के अंदर टी अपॉन एम। ये है फॉर्मूला आपका। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, टेंशन T, मास पर यूनिट लेंथ इज M, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपने कैसे फॉर्मूले को ड्राइव किया आपको समझ में आ गया। देखिए एक पैरामीटर तीन पैरामीटर भी डिपेंड कर रहा है, और अगर 3 पैरामीटर भी डिपेंड करता है तो आपको पता है आप डायमेंशन की मदद से सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस अप्रोच के साथ आपको बढ़ना है और किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए मैं अभी और प्रैक्टिस कराता हूँ, अभी आपको क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाए। मेरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने का मकसद सिर्फ इतना है बेटा कि आप लोग सिर्फ अच्छी तरह से समझ सको। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो सिर्फ आपको ही करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। बने रहिए। तो बच्चों देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द डेप्थ एक्स, डेप्थ मतलब लेंथ, समझ में आ गया ना। द डेप्थ एक्स टू विच अ बुलेट पेनिट्रेट्स अ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन, पहला कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन शो दैट, प्रूफ करना है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के अपॉन ईटा की पावर 1/3। अब आप देख रहे हैं एक फिजिकल पैरामीटर दो फिजिकल पैरामीटर भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब हम डायमेंशन की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है बेटा, किस अप्रोच के साथ बढ़ना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, इलास्टिसिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो आप आराम से डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपको कह रहा है कि पहला तो आपको जो दिया गया है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी डिपेंड करता है, जिसको हम ईटा से डिनोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ई के, दो चीजें दी गई हैं। तो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के ईटा। अब आपको पता है ई के की पावर ए लगाना है और ईटा की पावर बी लगाना है, बस यही तो करना रहता है हमें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे
और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं k और e के की पावर a और ईटा की पावर b। तो ये है हमारा इक्वेशन, इसको हम मान लेंगे अल्फा। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब डेप्थ मतलब समझ में आ गया ना, लेंथ। ई के है काइनेटिक एनर्जी और ईटा है इलास्टिसिटी। अब आपको नेक्स्ट पार्ट क्या करना होता है, दोनों तरफ की डायमेंशन फॉर्मुलास लिखना होता है। तो बेटा लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है लिख लोगे ना, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। अब लिखिए दोनों तरफ की डायमेंशन फॉर्मूला, तो लेंथ की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l t0 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ। यहाँ पे m और d को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इज इक्वल टू k को तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब बचा है e के, e की क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t-2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ये कर दिया आपने, इसकी पावर a लगा दी। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी। बेटा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन होती है ml-1 t-2। ये आपको याद करना पड़ेगा, सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखिए कितनी आसानी से हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप इसको एज इट इज m0 l t0 करिए के। देखिए मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, तो m की पावर a प्लस m की पावर b, m की पावर a प्लस b, बोलिए। ठीक है, इसी तरह से l की पावर 2a, l की पावर माइनस b, तो l की पावर 2a माइनस b, बताइए t की पावर -2a, t की पावर -2b, तो t की पावर -2a -2b ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप को आपको पता ही क्या करना है, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर की कंपेयरिंग करनी है। फटाफट से पावर की कंपेयरिंग करिए। चलिए पावर की कंपेयरिंग हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला आपको समझ में आ गया। अब देखिए l की पावर 2a माइनस बी और l की पावर 1 है, तो l की पावर 1 और l की पावर 2a माइनस बी, तो बच्चे 2a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 1। अब देखिए t की पावर -2a माइनस 2b और t की पावर है 0, तो -2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब आप ये इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस दो इक्वेशन को ऐड करिए, ऐड दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आप क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3a इज इक्वल टू 1, और यहाँ से a कितना मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1/3। अब इस a की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। तो देखो b की वैल्यू आ गई -1/3 और a की वैल्यू आ गई 1/3। अब इस a और b की वैल्यू को उठाकर तुम्हें इसमें पुट करना है, फटाफट से पुट कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन अल्फा। इस इक्वेशन अल्फा में a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k। अब k को हटा दो, k तो कांस्टेंट था ना, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ही ले लेते हैं। तो e की पावर a, और a कितना है 1/3 डॉट ईटा की पावर b, और b कितना है -1/3। इस ईटा को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज प्रोपोर्शनल टू e के की पावर 1/3 और ईटा की पावर 1/3। तो क्या ये आ गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e के अपॉन ईटा की पावर 1/3। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। देखिए यही प्रूफ करना था, x इज प्रोपोर्शनल टू ई के अपॉन ईटा की पावर 1/3। कितनी आसानी से आपने कर दिया, कितना सिस्टमैटिक तरीके से आपने किया। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस आपको ढेर सारे करने ही पड़ेंगे बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे हमने डेरिवेशन कैसे किया, और डेरिवेशन में हमें कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन आपको कराए। अब इसके बाद यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसी फॉर्मेट पे अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, इसी फॉर्मेट पे अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे बोल देता है कि अगर मान लीजिए कि फोर्स, स्पीड
और मान लीजिए फोर्स, वेलोसिटी और रेडियस को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें, इफ वी एज्यूम फोर्स, velocity and radius are taken as the fundamental quantity, then find the dimensional formula या find the dimensional formula of mass. mass का dimensional formula बताइए in terms of force, velocity and radius के terms में बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम फोर्स को, वेलोसिटी को और मास को एक साथ फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हैं? क्या हम फोर्स को, वेलोसिटी को और मास को एक साथ फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हैं? अगर मान सकते हैं तो प्रूफ कीजिए, और नहीं मान सकते तो क्यों नहीं मान सकते? तो इस तरह से और भी वैरायटीज के क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इसी तरह के फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस को बताएंगे, इसको हम कैसे डील करना है। और साथ ही साथ अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इस लेक्चर के बाद का लेक्चर जो आएगा, उसमें हम बताएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आईटी जेईई मेंस में और नीट में कैसे क्वेश्चंस आए थे बच्चे। ठीक है, तो फिर इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और कोई डाउट हो तो आप बिना किसी झिझक के आप डाउट पूछ सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आप डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम अपनी क्लास की आज समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें हम अलग फॉर्मेट के इसी टॉपिक से रिलेटेड, आई मीन दिस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड हम अलग फॉर्मेट पे क्वेश्चंस करेंगे। तो जिससे कि आपकी बुक में भी आप देखेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।